पॉलिसी बाजार पर 1 करोड़ रुपए का टर्म लाइफ इंश्योरेंस केवल 450 रुपए महीने से शुरू। वाह! जोशीमठ लगातार बहुत ऐसा हो रहा है, लगातार सारा क्षेत्र हमारा जोशीमठ का पूरा क्षेत्र हमारा लगातार बहुत चपेट में है। विगत 2 माह से ये प्रक्रिया बहुत तेजी से बढ़ी है। लगातार 24 घंटा बहुत तेजी से गाढ़ वाला पानी, लगभग मटमैला पानी लगातार 48 घंटों से बह रहा है। जो ये टेंडर की वजह से जो हमारा जोशीमठ जो बेल्ट है उससे हमको बहुत खतरा हो रहा है। मकानों पे दरार आ गई है, हम रह नहीं पा रहे वहाँ पे। हमारे बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं। जेपी कंपनी के 70-80 मकान पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। अभी देख रहा आपको इनका यहाँ पर मैस है, यहाँ पर हजारों लोग खाना खाते थे, उन्होंने मैस शिफ्ट कर दिया है। नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। उत्तराखंड के जोशीमठ में पिछले कुछ महीनों से लोग काफी परेशान हैं। इसकी वजह यह है कि जोशीमठ की सैकड़ों मकानों में पिछले कुछ अरसे से दरारें आ रही हैं, जो लगातार बढ़ी हैं और गहरी होती जा रही हैं। आप सोचिए, इतनी मोटी मोटी, ऐसे देखने में छोटा लग रहा है। अब कल्पना कीजिए, ये पूरी दीवार में ऐसे इतनी मोटी दरार, पतली सी भी अगर हमारे आपके घर में हो जाती है तो एक डर सा लगने लगता है कि ये क्या हो गया। फिर अब पेंट कराते हैं, पता चलता है कि सीमेंट ने छोड़ दिया रंग। लेकिन यहां पर दीवार टूट रही है, दरार आ रही है और इसकी वजह से लोग दहशत में। स्थानीय लोग इससे क्यों डरे हुए हैं, ये आपको बताते हैं। उन्हें डर है कि उनके मकान कभी भी ढह सकते हैं। कई जगह जमीन धंस रही है, खेतों और सड़कों में दरारें दिख रही हैं। ये दरारें और गहरी होती जा रही हैं। ये तो छोड़ दीजिए, जोशीमठ जाने की जो मेन सड़क है उसमें भी दरार है मोटी सी। लोग लगातार शासन और प्रशासन को इस ओर ध्यान देने के लिए कई बार कह चुके हैं। इसके लिए वो धरना, प्रदर्शन, मशाल जुलूस सब कुछ निकाल चुके हैं, जैसे कि आप इन तस्वीरों में भी देख रहे हैं। लोग चाहते हैं कि सरकार कई जगह इसकी वजह का पता करे और जो मकान खतरनाक हो चुके हैं उनमें रहने वाले लोगों को दूसरी जगह पर बसाने की तैयारी करे या शिफ्ट करे। कुछ लोगों को किया भी, ये आपको बता दें। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल किसी को नहीं किया है। बहुत सारे मकान के जो मकान मालिक हैं या किराएदार हैं उनको हटाया भी गया है, लेकिन अनुपात में वो संख्या बहुत कम है। सरकार का जो रवैया है वो धीमा है और सुस्त है, यहां तकलीफ आती है। यही वजह है कि अभी तक लोगों को राहत देने के लिए कोई ठोस उपाय नहीं निकाला गया है। आइए अब आपको दिखाते हैं कि किस तरह मकानों में दरार लोगों को डरा रही। ये देखिए, मकानों में ये दरारें हैं। अभी तस्वीरें आपके सामने आएंगी। दीवारों में भी ये है और छत पर भी है। यहां तक कि कुछ मकान तो टेढ़े भी हो गए हैं। सोचिए, ये किसी का किचन होगा। अब ऐसे अगर किचन में दरार आएगी, आप कल्पना कीजिए, आप रह पाएंगे? हर बार आप खाना बनाने जाएंगे, आपको दिखेगा कि हे भगवान, इतनी मोटी दरार। या घर में सोने जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपके घर में इतनी मोटी दरार हो गई। ऐसे कैसे रह सकता है कोई घर? यहां तक कि कुछ मकान टेढ़े हो गए, जैसे कि हमने आपको बताया। इस वजह से इन सर्द रातों में भी लोग चैन से सो नहीं पा रहे हैं। उन्हें डर लग रहा है कि कहीं मकान ढह ना जाए। बहुत सारे लोग मजबूरी में इस ठंड में, कड़ाके की ठंड में, अपने ही मकान के बाहर सो रहे हैं, डर के मारे कि रात में पता चला कुछ हिला और मलबे में दब गए, मर गए। दहशत यह है कि मकान ढह ना जाए, उनकी जिंदगी भर की जमा पूंजी मिट्टी में न मिल जाए। कई लोग तो, जैसे कि हमने बताया, अपना घर छोड़ भी चुके हैं, जाने लगे।
कुछ को सरकार ने हटाया और कुछ अपना सामान ट्रक में भर के जा रहे हैं, मजबूर है ना, जान है तो जहान है। क्या करेंगे आप अपने मकान से मोह रख के जब जान ही नहीं रही। ये दरारें मकानों में ही नहीं, जमीन में भी नजर आ रही है, खेतों में नजर आ रही है, सड़कों पर दरारें दिख रही हैं। ये दरार चौड़ी होती जा रही हैं, गहरी होती जा रही हैं। लोग समझ नहीं पा रहे कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। डर रहे हैं कि कहीं उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक नहीं रही, कहीं जोशीमठ की जमीन धंस तो नहीं रही। और ये तस्वीरें लोगों को और डरा रही हैं, क्योंकि जोशीमठ कुछ ऐसी जगहों से अचानक पानी रिसना शुरू हो गया है। जैसे कि आप ये देखिए, अब आप सोचिए, आप अच्छे भले आपके घर के पास और वहां पर एकदम से गंदा पानी रिसना शुरू। जैसे जेपी कॉलोनी के पास जमीन के अंदर से अचानक ये पानी फूटा है, जो कि आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन। इस पानी का रंग मटमैला है, जिसको मख कहते हैं अंग्रेजी में, मटमैला। साफ क्यों नहीं है? अचानक यह मटमैला पानी जमीन के अंदर से कहां से रिसकर आ रहा है? कई लोगों को लगता है कि जो तपोवन प्रोजेक्ट के लिए एक जो सुरंग बन रही है, उस सुरंग में से कहीं पानी तो नहीं रिस रहा। और अगर ऐसे ही पानी रिसा तो कई और जगहों पर भी जमीन के धंसने का डर है। आप सोचिए, ये पहाड़ है, ये प्लेन्स नहीं है। और पहाड़ जो है ये हिमालय पहाड़ है, कच्चा पहाड़ है। इसी के अंदर पानी भी है, इसी के अंदर पत्थर भी हैं, इसी के अंदर मिट्टी भी है, जो किसी तरीके से सब आपस में जुड़ी हुई है। पानी निकलेगा तो थोड़ा भूस्खलन होने की भी बात हो सकती है। जोशीमठ में पिछले कुछ महीनों से ये क्या हो रहा है, इसे हम आगे विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन पहले जान लेते हैं कि जोशीमठ के लोग किस तरह से अपनी चिंताएं जता रहे हैं। जिससे ये भूत दहशत हो रहा है, उससे हमारे मकान बहुत टूट फूट हो रही है। इस कारण हमको जो अभी जो व्यवस्था करवाई गई है वो गुरुद्वारे पे है। और जो ये टेंडर की वजह से जो हमारा जोशीमठ जो बेल्ट रहा है, उससे हमको बहुत खतरा हो रहा है। बहुत तेजी से भूताशाही प्रक्रिया बढ़ी है। और अभी हमने देखा कल से जेजेबी का जो कैंप है, मारवाड़ी वार्ड में जो जेजेबी का कैंप है, यहाँ पर कभी इस तरह का पानी आ सकता है, नाला नहीं है, न इस तरह का पानी आ सकता। लगातार 24 घंटा बहुत तेजी से गाद वाला पानी, लगभग मटमैला पानी लगातार 48 घंटों से बह रहा है। इसका सोर्स एक ही जगह नहीं है। यहाँ के जो इनके कर्मचारी थे लामबगढ़, इन्होंने अपने साथ शिफ्ट कर दिया है, लगातार शिफ्ट करने लगे हुए हैं, क्योंकि इनकी पूरी जमीन के अंदर इनके मकान धंस गए हैं, पूरे कमरे धंस गए हैं। सारे मकान धंसने के कगार में आ गए हैं और ये लोग हमारी सुध नहीं ले रहे। आपने देखा तो तहसील के भवन में भी कुछ हल्की सी दरारें दिख रही हैं, तो इसको देख के तो थोड़ा सा लग रहा है कि ये दरार जो है, मतलब जो ये थोड़ा बहुत एरिया दायरा बढ़ते जा रहा है इससे। अब जोशीमठ जो है उसके लोगों की ये चिंताएं बड़ी मेहनत के बाद देहरादून के कोनों तक पहुंची हैं। एक सोई हुई सरकार अब जगती हुई दिख रही है। उसने सुध ली है कि जोशीमठ में लोगों की तकलीफ क्या है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यह कहा है कि जोशीमठ का सर्वेक्षण कराया जाएगा, उसके आधार पर वो आगे काम कर रहे हैं। आपदा प्रबंधन विभाग को भी अलर्ट कर दिया है और वो कह रहे हैं वो खुद भी जोशीमठ जाएंगे। लगातार जोशीमठ का जो सर्वेक्षण का कार्य है वो पिछले दिनों चला है और जो भी सर्वेक्षण की रिपोर्ट आई है उसके आधार पर हम आगे काम कर रहे हैं। अभी हमने इसके लिए एक समीक्षा बैठक भी कर ली है। आपदा प्रबंधन विभाग को पूरी तरह से अलर्ट कर दिया है। जो भी जरूरी काम होगा जोशीमठ शहर को बचाने के लिए किया जाएगा, उसके ट्रीटमेंट के लिए किया जाएगा, लोगों के लिए किया जाएगा। आपदा प्रबंधन विभाग को मुख्य सचिव को आज ही हमने कहा है कि तत्काल वहां का टीम जो है सर्वे का काम करे, सर्वेक्षण करे, दौरा करे और जो भी जरूरत होती है वो करे और तत्पश्चात मैं भी वहां जाऊंगा। और इस पर और ज्यादा बात करने के लिए और पूरे मसले को समझने के लिए, बात से ज्यादा इस बात को समझना जरूरी है कि ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है और इसको रोका कैसे जा सकता है। या हम ये मान के बैठे कि जोशीमठ अब धंस जाएगा, गिर जाएगा, ये मकान सब टूट जाएंगे, तो फिर आगे क्या होगा। मुझे नहीं लगता कि सुशील बहुगुणा जी जो कि हमारे सहयोगी हैं, इनसे ज्यादा कोई और काबिल और फाजिल है इस मुद्दे पर हमको समझाने के लिए। बहुत ही
कड़ा शोध इन्होंने किया है। और सुशील जी, अब आप बताइए कि ये क्या मुद्दा है, क्यों लोग दहशत में हैं और ये क्यों हो रहा है, इसकी तमाम वजहें क्या हो सकती हैं? शुक्रिया संकेत। ये जो ताज़ा दहशत जोशीमठ में है, ये दरअसल पिछले कुछ दिन से नहीं, कई महीनों से, बल्कि ये कहें कि पिछले साल 2021 7 फरवरी 2021 के बाद से कई इलाकों में दिखनी शुरू हुई। इस पूरे मामले को समझते हैं, लेकिन उससे पहले हमें एक बार ये देख लेना चाहिए कि जोशीमठ उत्तराखंड में है कहाँ। उत्तराखंड का हम आपको मैप दिखाते हैं। जोशीमठ दरअसल चीन से लगने वाली सीमा से बहुत दूर नहीं है। यहाँ से जो सड़क है वो नीति वैली की तरफ, नीति घाटी की तरफ जाती है, जो बॉर्डर का इलाका है। और यहीं वो बाड़ाहोती इलाका भी है, जहाँ पर चीन दावा करता है कि उसका अपना इलाका है और भारत का, हमारा अपना इलाका है ही, जहाँ दोनों देशों की सेनाओं के बीच में तनाव रहता है। तो ये सामरिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है, धार्मिक तौर पर बहुत महत्वपूर्ण है, और उत्तराखंड की सियासत में भी जोशीमठ का एक बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। तो ये जोशीमठ आप देख रहे हैं, ये जो ब्लिंक कर रहा है पॉइंट, ये जोशीमठ है। और इसके ठीक ऊपर औली है, वो टूरिस्ट रिजॉर्ट जहां लोग स्कीइंग के लिए जाते हैं और जहां लोग गर्मियों में सैर सपाटा करने जाते हैं। तो ये जोशीमठ के ठीक ऊपर है। अब आपको दिखाते हैं इसका ज्योग्राफिकल मैप, किस तरह से जोशीमठ दिखता है। अगर आप इस मैप को देखेंगे तो ये मैप, अगर और हम इसको जूम आउट करेंगे, तो ये जोशीमठ है एक ढलान पर बसा हुआ। ये एक पहाड़ की ढलान है। इसके ठीक सामने, जोशीमठ के ठीक सामने हाथी पर्वत है, और सामने से जो रास्ता जाता है घाटियों से होता हुआ, वो बद्रीनाथ के लिए जाता है। थोड़ा दाईं तरफ जाएंगे तो फूलों की घाटी और हेमकुंड के लिए जाता है। तो जोशीमठ से होकर ही हर आदमी गुजरता है, इसको बद्रीनाथ जाना है या फूलों की घाटी जाना है या हेमकुंड साहिब जाना है। जोशीमठ आप देखेंगे एक तरह की ढलान, पहाड़ी ढलान पर बसा हुआ है। इसके ऊपर जो ग्रीन एरिया आप देख रहे हैं वो औली है, जहां बर्फ पड़ी रहती है। आप देख सकते हैं 4 से 5 हज़ार मीटर की हाइट, 4000 से ऊपर की हाइट है वहां पर। और उसके ठीक नीचे एक जंगल है, ये काफ़ी घना जंगल है देवदार का और दूसरी वनस्पतियों का, जहां से पानी रिचार्ज होता है, पूरे जोशीमठ के इलाके को ही रिचार्ज करता है। यहाँ से जो पानी आता है वो नीचे स्ट्रीम्स के तौर पर बहता हुआ फिर नीचे धौली गंगा में मिलता है। जोशीमठ जिस ढलान पर है, इस पर बात करनी ज़रूरी है। 1939 में एक साइंटिस्ट ने ये पता लगाया कि दरअसल जोशीमठ एक लैंडस्लाइड पर बसा हुआ है, और वो जो लैंडस्लाइड है वो बहुत अनस्टेबल है। अब अनस्टेबल है, उसके बावजूद ये पिछले कुछ सैकड़ों सालों में स्टेबलाइज हुई। यहाँ पर 7वीं शताब्दी में कत्यूरी डायनेस्टी जो है उत्तराखंड की, वो थी, उसने यहाँ राजधानी बनाई और यहाँ बसावट तब से शुरू हुई। पिछले कुछ समय में बसावट बहुत ज़्यादा बढ़ी है, आबादी बहुत ज़्यादा बढ़ी है। इन तस्वीरों में आप देखेंगे 1890 की हैं, डॉक्टर कर्ट बोएक के सौजन्य से हिमालयन एल्बम की ये तस्वीरें हैं, जिसमें एक गांव दिख रहा है आपको जोशीमठ में। इतनी सी ही आबादी 1890 के आसपास थी। ये मई 2022 है, वही जगह है, वही स्लोप, वही ढलान है। अब यहाँ सैकड़ों घर हैं, हजारों घर कह सकते हैं आप, और बड़े बड़े भवन हैं, कई मंजिला भवन हैं। और ये सारे भवन, ये ध्यान रखने की बात है कि जो पारंपरिक शैली थी उसमें नहीं है। ये ईंट कंक्रीट से बने हुए पत्थर से बने हुए मकान है, और ईंट कंक्रीट बहुत ही रिजिड होता है। और हम आपको आगे बताएंगे कि भूकंप के लिहाज से काफ़ी संवेदनशील इलाका है, इसलिए ऐसी भवन निर्माण शैली यहाँ नहीं होनी चाहिए, बल्कि जो पारंपरिक शैली होनी चाहिए, जैसे आप ऊपर देख सकते हैं, जिसमें पत्थर का और लकड़ी का इस्तेमाल आप करते हैं, ताकि जो इमारतें हैं उनमें एक तरह का लचीलापन हो। अगर कोई भूकंप आए तो वो गिरे नहीं, उनके अंदर जो इलास्टिसिटी है वो उनको बचा दे और किसी तरह का नुकसान ना हो। तो ये जोशीमठ की अभी की बसावट है, मई 2022 की। अतुल सती एक सामाजिक कार्यकर्ता है, उनके सौजन्य से तस्वीर, और ये 1890 की। तो आप देखिए कि बीते 125 साल में कितनी ज़्यादा आबादी बढ़ी है। ये यहीं की नहीं, पहाड़ के तमाम इलाकों की यही स्थिति है कि आबादी बहुत ज़्यादा बढ़ी है। नई शैली के मकान बने हैं, ईंट कंक्रीट के जो मैदानों में बनते हैं, जो पहाड़ों में वैसे नहीं बनने चाहिए, क्योंकि उनकी अपनी पारंपरिक निर्माण शैली होती है। अब हमने जोशीमठ के बारे में बताया कि एक लैंडस्लाइड पर बसा हुआ शहर है, और ये काफ़ी संवेदनशील है। किस लिहाज से संवेदनशील है? कई रिसर्च पेपर हमने इस सिलसिले में पढ़े। जोशीमठ को लेकर के ये लगातार बात चल रही है कि ये धंस रहा है। क्यों धंस रहा है? क्यों जगह जगह दरारें आ रही हैं? क्यों मकानों में दरारें हैं, खेतों में दरारें हैं, सड़कों में, हाईवे पर दरारें आ गई, और दरारें चौड़ी हो रही हैं और गहरी हो रही हैं? क्यों? ये एक पेपर है डॉक्टर एसपी सती, डॉक्टर शुभ्रा शर्मा और डॉक्टर नवीन जुयाल का, जो तीनों भूवैज्ञानिक हैं, और इन्होंने वहाँ के स्थानीय लोगों के आग्रह पर इस पूरे इलाके का सर्वे किया और एक रिपोर्ट अपनी सौंपी है, टुवर्ड्स अंडरस्टैंडिंग द कोर्स ऑफ सॉइल क्रीप एंड लैंड सब्सिडेंस अराउंड हिस्टोरिकल जोशीमठ टाउन, उत्तराखंड, हिमालय।
इसमें इन्होंने एक खास बात बताई है जो ध्यान देनी बहुत जरूरी है कि क्यों यहां पर स्लोप इतने खतरनाक हैं, क्यों हैं। अगर आप देखेंगे जो औली के आसपास का इलाका अगर आप देख रहे होंगे तो वो सफेद है, यह हल्का सा पीला है। जहां सफेद या पीला आप देख रहे हैं वहां पर ढलान ज्यादा नहीं है, वहां पर 0 से 20 डिग्री या 20 से 40 डिग्री की ही ढलान है, यानी कि बहुत स्टीप नहीं है, जेंटल स्लोप है। लेकिन आप देखेंगे जैसे जैसे आप नीचे की तरफ जाते हैं घाटी में, वो लाल होता जा रहा इलाका, लाल होता जा रहा इलाका, यानी 40 से 60 डिग्री का स्लोप वहां पर है। यानी आप पहाड़ से जैसे नीचे की तरफ जाएंगे वैसे आपका स्लोप का जो ग्रेडियंट है, जो ढाल है, वो तीखी होगी। यानी कि आप अगर जोशीमठ ऑलिव की तरफ आएंगे तो वहां आपको घास के बुग्याल मिलेंगे, हाई एल्टीट्यूड मेडो मिलेंगे। जैसे आप जोशीमठ की तरफ आएंगे तो वो ढलान जो ऐसे थी वो ऐसी होती जाएगी, तीखी। और जब ढलान तीखी होती है तो वहां भूस्खलन का खतरा ज्यादा होता है। और उस तीखी ढलान में अगर आप आबादी बहुत ज्यादा बसा देंगे, उस पर लोड बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो किसी भी भूकंपीय गतिविधि में उसके ढहने का खतरा बहुत ज्यादा हो जाता है। तो ये मैप जहां लाल आप रंग से देख रहे हैं वो दिख रहा है कि वो सारा वो इलाका है जहां ढलान बहुत ज्यादा है। जोशीमठ के ठीक नीचे आप देखेंगे काफी ज्यादा इस तरह का तीखा स्लोप है, इसलिए वहां खतरा ज्यादा है और वहीं पर आबादी भी ज्यादा है। तो ये एक चीज जो सरकारों को ध्यान देनी चाहिए कि ऐसी अंधाधुंध बसावट न हो, लेकिन हो रही है। ये तमाम पर्वतीय इलाकों का यही हाल है। आगे बढ़ते हैं, इसी को अगर हम उसमें देखते हैं, ज्योग्राफिकल मैप में देखते हैं, तो ये जोशीमठ है। आप देखेंगे ऊपर ढाल कम है, जोशीमठ की तरफ आप आएंगे तो आबादी आप देख सकते हैं, वो बहुत छोटे छोटे टाइनी डॉट्स हैं, बहुत छोटे छोटे डॉट्स हैं, वो पूरी आबादी है। और यहां नीचे आप देखिए सड़कों का जाल किस तरह से बिछा हुआ है। ये सड़कें एक तरीके से पूरी ढाल को काट कर बनाई गई, यानी ढाल पहले ही बहुत तीखी है, उस पर आपने कई घाव कर दिए सड़कों के। अब सड़कें बहुत जरूरी हैं, आप कुछ कर नहीं सकते, सड़कें आपको चाहिए, लेकिन इन सड़कों को पिछले कुछ समय में चौड़ा करने का जो एक जुनून है उसने ज्यादा खतरा बढ़ा दिया है। 150 साल पहले कुछ एक सड़क बनी, वो स्टेबल हुई, लेकिन पिछले 5, 7, 6, 3, 2 साल में इन सड़कों को चौड़ा करने का काम अब हो रहा है। तो इन सड़कों के चौड़ा करने से क्या हो रहा है कि एक बार फिर वो जो ढाल है, वो जो स्लोप है, वो डिस्टेबलाइज हो रहे हैं। और ये एक संकट बहुत बड़ा है कि इन स्लोप्स को स्टेबल करने के बजाय यहां पर जो कटान है वो अंधाधुंध होता है, इस तरह से नदियों में गिरता है। आप देख सकते हैं किस तरह से सड़कें बन रही हैं और किस तरह से पूरा मलबा नीचे नदी में जा रहा है। ये अपने आप में एक नया इकोलॉजिकल डिजास्टर है, जिसको हमने आगे और भी कई जगहों पर बात की है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। गाद इस तरह नदी में नहीं जानी चाहिए और कटिंग सड़कों की इस तरह से नहीं होनी चाहिए कि एक हैंगिंग जो है आपके ऊपर स्लोप आ जाए, इस तरह से हैंगिंग रॉक्स आ जाएं और ये आप जाएंगे जब बद्रीनाथ की तरफ आपको काफी मिलेंगे। तो ये सड़कों को चौड़ा करने की अगर और कोशिश होगी तो आप सोचिए कि ये कटेगा तो ऊपर से कितना मलबा नीचे गिरेगा, और ये मलबा कहां जा रहा है? सीधे नीचे जमीन पर। तो ये एक नया जुनून है जो सड़कों को बनाने का। और एक और इसमें चिंता की बात यह है कि जोशीमठ से पहले से एक सड़क होकर जा रही थी जो आपको बद्रीनाथ ले जाती है, हेमकुंड ले जाती है, फिर आप थोड़ा पैदल भी चलते हैं। लेकिन अब नया तरीका क्या आ रहा है कि जोशीमठ को बाईपास करके एक सड़क जोशीमठ के नीचे से बन रही है, जो एक तरह से टो कटिंग हुई, यानी आप पहाड़ की तलहटी के पास अगर काटेंगे सड़क के लिए तो उसके ऊपर जो ऊंचा पहाड़ है वो डिस्टेबलाइज होता है, यानी अस्थिर होता है। वो अगर कटान होगा तो ऊपर की चट्टानें कहां जाएंगी? ग्रेविटी उन्हें नीचे नदी की तरफ लाएगी या उस सड़क की तरफ लाएगी, तो ऊपर का पूरा इलाका अनस्टेबलाइज होगा और इसके कारण जो है आपको अगले कई सालों तक वो आपदा झेलनी पड़ेगी। तो ये तस्वीरें बता रही हैं कि किस तरह का काम वहां विगत कुछ वर्षों में या महीनों में हुआ है। अगले उस तस्वीर की तरफ हम बढ़ते हैं। ये बता रहा है कि वहां पर कितनी ज्यादा जो सड़कें हैं वो किस तरीके से बन रही हैं। विस्फोट अगर आप करते हैं तो चट्टान बहुत पीछे तक कमजोर हो जाती हैं। अगला ग्राफिक्स हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से इस ढलान के बाद जो है टेक्टोनिक फॉल्ट इस इलाके में बहुत ज्यादा है। आज भी एक भूकंप आया है संकेत, और उस भूकंप को लेकर के भी हालांकि दिल्ली में बहुत कम महसूस हुआ, लेकिन ये बता रहा है कि हम जिस इलाके में, हिमालय से जुड़े इलाके में, वो कितना संवेदनशील है। जोशीमठ ढलान पर है जो बहुत अनस्टेबल है, बहुत ज्यादा बसावट है। उसके अलावा दूसरी खतरनाक बात यह है कि जोशीमठ के नीचे से कई फॉल्ट गुजरते हैं। आप देखेंगे इसमें एक एमसीटी है, मेन सेंट्रल थ्रस्ट, एक बहुत बड़ी दरार जमीन के अंदर जो जोशीमठ के नीचे से औली के ठीक पीछे से गुजरती है, तपोवन के करीब से, हेलंग से लेकर के तपोवन तक है। आप सोचिए कि जोशीमठ के नीचे अगर एक बहुत बड़ी दरार होगी
जो नेचुरल है उसका आप कुछ नहीं कर सकते, आपको उससे बचकर रहना होगा, आप उसे पाट नहीं सकते, आप उसको जोड़ नहीं सकते, तो आपको सावधान रहना होगा। इसके अलावा वहाँ एक वैक्टता थ्रस्ट है, वो भी एक तरह की छोटी दरार है जो जमीन के अंदर जियोलॉजिकली एक्टिव है। फिर एक और तीसरी पिंडारी थ्रस्ट वहां पर है, एक तपोवन दरार वहां पर है, तपोवन जो है उसके पास से एक दरार गुजरती है। तो आप सोचिए पूरा इलाका जो है किस तरह से दरारों के ऊपर बना है। ये कुदरती दरारें हैं, हिमालय के बनने की जो प्रक्रिया है उस दौरान ये दरारें बनी है। हम आगे आपको बताएंगे किस तरह से हिमालय का निर्माण हुआ और ये दरारें बनी। तो ये भी डॉक्टर एस वी सती, वाई.पी. सुंदरयाल और शुभ्रा शर्मा का पेपर है, अनस्टेबल स्लोप्स एंड थ्रेटनिंग लाइवलीहुड ऑफ द हिस्टोरिकल जोशीमठ टाउन, जिसमें उन्होंने बताया कि ये बहुत ही अस्थिर जगह है भूकंप के लिहाज से। आगे अगली प्लेट हम आपको दिखाते हैं, उसमें आपको साफ अंदाजा आएगा कि किस तरीके से ये जो जोशीमठ शहर है इसके नीचे से, जबकि ये भूकंप के लिहाज से संवेदनशील है, ऊपर लैंडस्लाइड है, एक पूरी सुरंग जोशीमठ के ठीक नीचे से, वो तपोवन इलाका है जहां पर पिछले साल ऋषि गंगा ने तबाही मचाई थी ऊपर, और नीचे उसी विष्णुगाड प्रोजेक्ट का यहाँ पावर हाउस बनना है। वहां पानी स्टोर होगा और यहां पानी सुरंग के जरिए आएगा। जहां सफेद है वहां सुरंग, आप कह सकते हैं कि सुरंग वहां से आनी शुरू हुई है और ये पूरी जोशीमठ के नीचे से आ रही है। औली के नीचे, जोशीमठ के पीछे लगभग 1 किलोमीटर के नीचे, 1 किलोमीटर की नीचाई पर इस सुरंग पर जमीन का जबरदस्त दबाव है। इसके ऊपर एक पूरा पहाड़ है और ये सुरंग जो है, आपको एक खास बात बतानी जरूरी है कि इधर हेलंग की तरफ से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर इसमें 2009 में एक टनल बोरिंग मशीन फंस गई और टनल बोरिंग मशीन ने जमीन के नीचे एक जो पानी का स्रोत है, अंडरग्राउंड एक्वीफर आप कह सकते हैं, उसको पंक्चर कर दिया और उसकी वजह से लगभग 1 महीने तक वहां पानी रिसता रहा। यह भी कहा जा रहा है कि क्या वो भी एक इसकी वजह हो सकती है जो टनल बोरिंग मशीन फंसी है। और यह भी कहा जा रहा है कि तपोवन जो है, वहां पिछले साल जो त्रासदी आई थी और तपोवन में सुरंग में जो पानी घुस गया था, कहीं वही पानी तो नहीं आ रहा है जो अब जोशीमठ में दिख रहा है। अगली तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। इसमें ये जो तस्वीर है ये आपको मैप पर दिखाएगा तपोवन से औली से हेलंग, औली के नीचे से हेलंग तक एक पूरी की पूरी सुरंग। ये भी एक डॉक्टर एस पी सती, वाई.पी. सुंदरयाल, शुभ्रा शर्मा और मारिया असमी के पेपर में क्लियर बताइए कि किस तरह से ये नीचे सुरंग बनी हुई है। हमने इसको ज्योग्राफिकल मैप में भी आपको दिखा दिया। अगली तस्वीर की तरफ हम बढ़ते हैं। अगली जो तस्वीर है वो आपको बता रही है कि जोशीमठ के ऊपर संकट है, इसको वैज्ञानिकों ने चेता दिया था। करंट साइंस में मई 2020 में एक पेपर छपा है जिसमें वैज्ञानिक हैं पीयूष रौतेला और एमपीएस बिष्ट, और दोनों सरकारी महकमों में हैं, इस समय बहुत जिम्मेदार पदों पर है। आपने पहले ही बोल दिया था कि जोशीमठ तपोवन का इलाका भूगोल पर्यावरण के लिहाज से संवेदनशील है। इन्होंने आगे कहा कि इस पूरे इलाके के आसपास कई हाइड्रोइलेक्ट्रिक परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। विष्णुगाड प्रोजेक्ट भी ऐसी ही एक स्कीम है। इसकी सुरंग भौगोलिक तौर पर संवेदनशील जोशीमठ के नीचे से गुजरती है, जो हमने भी आपको दिखाया था। यह भी कहा गया कि एनटीपीसी के इस प्रोजेक्ट के लिए जो सर्वे कराया गया भौगोलिक, उसके लिए जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की मदद नहीं ली गई, एक प्राइवेट कंपनी की मदद ली गई। और उस सर्वे में जो पुराने शोध थे और पुराने सर्वे था उनका संज्ञान ज्यादा खास नहीं लिया गया, और शायद यही वजह है कि ये जो सुरंग है इसको लेकर के कई सवाल खड़े हो रहे हैं। और 24 दिसंबर 2009 को एक इस जो हमने आपको बताया 2009 में परियोजना की सुरंग बना रही एक टनल बोरिंग मशीन जो है वो फंस गई और उसके कारण शेलांग गांव से 3 किलोमीटर अंदर पानी के भूमिगत स्रोत को उसने छेड़ दिया, पंचर कर दिया, और उस कारण 1 महीने तक पानी रिसता रहा। तो ये भी एक बड़ा सवाल इस पूरे मामले में उठ रहा है कि क्या इस कारण से तो कहीं पानी नहीं आ रहा है। अब अगली तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। ये है मिश्रा कमेटी की रिपोर्ट। 1976 में भी इस तरह की बातें सामने आई थी और उस समय मिश्रा कमेटी थी, एमसी मिश्रा उस समय गढ़वाल के आयुक्त थे। उन्होंने एक कमेटी बनाई। उन्होंने कहा कि जमीन की स्थिरता की जांच करके ही नया निर्माण और ढलान होनी चाहिए, मतलब स्थिरता की जांच करें और तब आप उसके बाद कोई काम करें, वहां पे ढलान से आप छेड़छाड़ न करें। ये इस कमेटी ने बहुत साफ कहा था, जो आज भी वाजिब ठहरती है। यह भी कहा कि चट्टानों को खोदकर या धमाका कर न हटाया जाए। इसके अलावा उन्होंने ये कहा कि इस पूरे इलाके में भूस्खलन के लिहाज से संवेदनशील इलाकों में पेड़ न काटे जाएं। मारवाड़ी एक इलाका है और जोशीमठ, इसके बीच बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण हो, क्योंकि वृक्षारोपण होगा तो जमीन नहीं कटेगी। पहाड़ की तलहटी पर चट्टानों को स्टेबिलाइज किया जाए, मजबूत किया जाए, ताकि चट्टानें दरकें नहीं। अगर आप वहां पर सड़क बनाते हैं, कोई निर्माण करते हैं, तो उसको स्टेबिलाइज करने का काम करें। उसको बेतरतीब खोदे नहीं, जैसे हमने आपको दिखाया। और 5 किलोमीटर के दायरे में निर्माण सामग्री
न निकाली जाए। तो ये सब कुछ कहा गया। अब एक तस्वीर हमारे साथ और भी पिछले साल आपने देखा होगा 7 फरवरी 2021 की, इस पूरे उससे जुड़ा हुआ इसलिए है मामला कि उस समय ऋषिगंगा त्रासदी हुई थी। आपने देखा था एक ऋषिगंगा नदी जो है वो किस तरह पहाड़ से उछलती हुई आई नीचे और बहुत तेजी से उसने रास्ते में सब कुछ तहस नहस कर दिया। ये 7 फरवरी 2021 की वो तस्वीरें हैं। और ऋषिगंगा नदी का पानी आगे तपोवन प्रोजेक्ट में गया सबसे पहले, और ये ऋषिगंगा धौलीगंगा में मिली। इसने तपोवन प्रोजेक्ट को तहस नहस कर दिया, उसकी सुरंग में पानी घुस गया। कई लोग जो वहां काम कर रहे थे वो मारे गए। उनकी सही संख्या क्या है अभी भी किसी को नहीं पता। आप देख सकते हैं ये वो तस्वीरें हैं पिछले साल 7 फरवरी 2021 की ऋषिगंगा त्रासदी की। और वो पानी सुरंग के अंदर गया। तो क्या सुरंग के अंदर गया वो पानी जो जोशीमठ के नीचे है, क्या वो पानी जोशीमठ में निकल रहा है? क्योंकि वो जो मक है, पानी में जो मिट्टी है, वो कुछ इस तरह की दिख रही है जैसी किसी बांध के निर्माण के दौरान होती है। लेकिन इसको हम अभी पुष्ट तरीके से नहीं कह सकते। इसके लिए केमिकल जांच अगर पानी की होगी, आप धौलीगंगा के पानी की केमिकल जांच कर लेंगे एक बार और इस पानी की जांच कर लेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि ये पानी वहाँ का है या नहीं। लेकिन अभी तक इस तरह का कुछ हुआ नहीं है। पिछले कई महीनों से लोग वहाँ लगातार बातें कर रहे हैं। तो ये वो त्रासदी है जो आपको बताती है कि इस पूरे इलाके में किस तरह से सब कुछ बहुत संवेदनशील है। इसका भूगोल भी, इसके अंदर जितने भी इन्वायरमेंट, यहाँ का पर्यावरण भी, यहाँ के पेड़ पौधे, सब कुछ, सब पर असर पड़ता है अगर आप जरा सी छेड़छाड़ करते हैं। तो ये जो पूरी की पूरी चिंता है ये अब जोशीमठ के लोगों को खाई जा रही है कि कहीं ये सब चीज़ें, ये सब कारण तो नहीं है कि जोशीमठ धंस रहा है। हालांकि इस पर कोई वैज्ञानिक शोध होगा, उसके बाद ही इस पर आगे जानकारी मिल पाएगी। सरकार ने कहा है कि उसने एक कमेटी बनाई है, उसके सर्वेक्षण की रिपोर्ट आ गई है। सर्वे रिपोर्ट में क्या कहा अभी सबके सामने नहीं है, लेकिन इसके आधार पर आगे काम किया जाएगा। लेकिन जो भी करना होगा बहुत तेजी से करना होगा और तमाम हिमालयी इलाकों में सावधानी के साथ करना होगा। बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात सुशील जी आपने बताई और कई वजहें आपने बताई जो कि हो सकती हैं, वो कारण जिसकी वजह से आज जोशीमठ धंस रहा है। बहुत विस्तार से सुशील बहुगुणा जी ने समझाया कि एक तो हम पहाड़ों की बात कर रहे हैं। आमतौर से देखिए क्या है, वो बहुत डिटेल में समझाया, कुछ लोगों के ऊपर से निकल जाएगा। मोटी मोटी बात मैं आपको बता दूं, ये पहाड़ हैं, यहां पर निजामुद्दीन का पुल नहीं बना सकते आप, यहां पर आप बड़े बड़े चौड़े हाईवे नहीं बना सकते हैं, क्योंकि हम पहाड़ों से डील कर रहे हैं। यंग पहाड़ है, ये बहुत ही यंग पहाड़ है, कमजोर है, मिट्टी भी है उसमें, पत्थर भी हैं, पेड़ भी हैं, और जरा सा भी कुछ गड़बड़ हुआ तो तुरंत वो भूस्खलन होने की एक गुंजाइश है। ऐसे में अगर हम कुछ निर्माण करते हैं और बेतरतीब ये निर्माण होते हैं तो क्या हम अपना ही नुकसान या लोगों का नुकसान नहीं कर रहे हैं? और इसका एक दूसरा बड़ा पहलू जिसके लिए अब अतुल सती जो कि सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता हैं जो हमारे साथ जुड़ गए हैं, और डॉक्टर नवीन जोयाल जियोलॉजिस्ट जिनकी रिपोर्ट भी यहां पर अभी सुशील बहुगुणा जी ने मेंशन की थी, उनसे यह पूछा जाए कि वहां जो लोग अभी हैं वो क्या करें। अतुल सती जो हैं बहुगुणा जी, वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। अतुल जी आप हमें बताएं कि आपकी क्या डिमांड है, क्या मांग रख रहे हैं आप सरकार से, क्योंकि सबसे बड़ी चुनौती यह है कि लोगों की जान को खतरा है। क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? मैं बोलूं? जी अतुल जी बोलिए। तो धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए। तो इसमें क्योंकि ये पिछले 14 महीने से लगातार ये दरारें घर मकानों पे पड़ रही हैं, लगातार इस बात को हम उठा रहे हैं, और पिछले 2-3 महीनों में ये बढ़ा है, और पिछले 5-7 दिनों में तो बहुत ज्यादा हुआ है। एक पूरा इलाका जो है जोशीमठ का, जो जड़ वाला इलाका है, उसको कहते हैं मारवाड़ी, वो पूरा नीचे धंस गया है। जयप्रकाश कंपनी की कॉलोनी है, वो 1.5 फीट नीचे चली गई, और वहां से जो है पानी का रिसाव हो रहा है। पूरे जोशीमठ में लगभग 600 से ज्यादा घर मकान ऐसे हैं जिनमें आंशिक या गंभीर दरारें हैं। कुछ बहुमंजिला इमारतें ऐसी हैं जो कभी भी धराशायी हो सकती हैं, गिर सकती हैं। कुछ भवन गिर चुके हैं और हालात जो है बहुत गंभीर बने हुए हैं, बहुत संवेदनशील स्थिति है। हम जो है एक बहुत बड़ी त्रासदी के मुहाने पर खड़े हैं, और सरकार जो है इसको लेकर के बहुत गंभीर नहीं है। क्या किया जाना चाहिए में तो हमने जो है पहले भी सरकार को बहुत सारी सलाहें दी। उसके बाद जो है जब सरकार ने नहीं सुना तो हम आपदा प्रबंधन सचिव से मिले, उनको अपने सुझाव दिए। उसके बाद भी बहुत ज्यादा जमीनी काम जब हमको नहीं दिखा तो हमने आंदोलन भी किया, और यहाँ 2-2.5 हजार लोग सड़कों पर उतरे, आंदोलन हुआ,
उसके बाद आपदा प्रबंधन सचिव को पुनः जो है, जब उनका अखबारों में स्टेटमेंट आया कि वो इसको लेकर के कोई बैठक करने वाले हैं, उसमें भी हमने उनको फिर एक पत्र लिखा और डिटेल बताया कि तात्कालिक किए जाने वाले काम, दीर्घकालिक किए जाने वाले काम कौन कौन से हो सकते हैं, जो जोशीमठ को एक तो स्टेबलाइज करना, और जो लोग इस आपदा से प्रभावित हो रहे हैं उनको तत्काल क्या राहत दी जा सकती है। और क्योंकि लोगों का घर मकान टूट रहा है तो उनको तत्काल जो है नए जगहों पर शिफ्ट करने की जरूरत होगी, उनको राशन, कपड़ा, क्योंकि सर्दी का मौसम है, उस तरह की व्यवस्था आपको बनानी पड़ेगी। और लॉन्ग टर्म में आप जो है लोगों का विस्थापन, पुनर्वास कैसे करेंगे, उसके लिए हमने बाकायदा सुझाव दिया कि यहाँ पर जोशीमठ के आसपास भूमि खाली है, उस भूमि का आप भू सर्वेक्षण करवा लीजिए। भूगर्भीय सर्वेक्षण कराने के बाद देखिए कि वो भूमि स्थायी है कि नहीं है, टिकाऊ है कि नहीं, और वहां लोगों के लिए प्रीफैब भवन बनाने की तरफ बढ़िए। क्योंकि जोशीमठ में तत्काल, चाहे वो डॉक्टर नवीन जुयाल वाली कमेटी हो, चाहे वो सरकार की बनाई हुई कमेटी हो, चाहे मिश्रा कमेटी हो, और इसके बीच में 2006 में एक और अध्ययन हुआ, उस सब अध्ययनों में ये बात आई है कि जोशीमठ में भारी निर्माण कार्य नहीं किया जाना चाहिए। तो हमने कहा कि आप जो है तत्काल यहाँ जो भी निर्माण कार्य हो रहा है भारी, उसको तत्काल रोका जाए। आज जो हमारा चक्का जाम था, उसके बाद जो है यहाँ के एडीएम ने कुछ आदेश जारी किए हैं, जिसमें उन्होंने कहा है तत्काल प्रभाव से एनटीपीसी का जो काम चल रहा है तपोवन विष्णु घाट परियोजना का, उसको हम रोकते हैं। उसके साथ ही उन्होंने जो जोशीमठ के टो कटिंग की जो बात अभी सुशील बहुगुणा कर रहे थे, वहां जो बाईपास बन रहा है उसके काम को रोकने का आदेश जारी हुआ है। तो इसके अलावा हमने तो ये भी कहा था कि एनटीपीसी को इस पूरी त्रासदी के लिए जिम्मेदार ठहराया जाए। और एनटीपीसी के साथ जो हमारा समझौता हुआ था 2010 में, जिसमें उनको कहा गया था कि वो हमारे पूरे जोशीमठ के घर मकानों का बीमा करेंगे, उस समझौते को लागू करने की तरफ सरकार बढ़े। लेकिन वो तो जी अतुल जी, मैं अभी वापस आता हूं आपके पास। डॉक्टर जुयाल भी हमारे साथ हैं, जियोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर जुयाल, आप ये बताइए, जो टो कटिंग की बात हो रही है, या जो ये जो टनल है जो कि अभी निर्माणाधीन है, काम भले ही रोक दिया गया हो, लेकिन स्थिति को देख करके काम आपने रोक दिया, लेकिन आपको नहीं लगता कि एक टिकिंग टाइम बॉम्ब है? क्योंकि जितना आपको काटना था, टो कटिंग करनी थी, वो तो ऑलरेडी हो चुकी है। ये समाधान नहीं है, ये वास्तव में समाधान नहीं है। समस्या ये है कि इस बारे में, इस प्रोजेक्ट के बारे में जब हमारी रवि चोपड़ा कमेटी 2013 की त्रासदी के बाद बनी थी, हमने इन प्रोजेक्ट्स को स्क्रैप ऑफ करने की बात कही थी। उसका हमने कारण ये दिया था, ये कहा था कि ये जो प्रोजेक्ट्स हैं, जो प्रोजेक्ट हमारे 2000 मीटर के ऊपर के इलाके में आते हैं, उस इलाके, वो हमारे स्नो लाइन भी है, विंटर स्नो लाइन भी है। इस इलाके को हम अपनी भाषा में कहते हैं पैराग्लेशियल जोन, यानी एक जमाने में ग्लेशियर यहाँ पे थे, अब वो ग्लेशियर यहाँ से पीछे खिसक गए हैं। तो जब भी कोई एक्सट्रीम वेदर इवेंट होता है, यहाँ से न केवल पानी जाता, हमको एक बात ध्यान में रखनी चाहिए कि हिमालयन रिवर्स आर नॉट कैरिंग ओनली वाटर, दे आर कैरिंग एनॉर्मस अमाउंट ऑफ सेडिमेंट। तो हम जब कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं तो हम उसका डिस्चार्ज कैलकुलेट करते हैं, फ्लड की बात करते हैं, पर सेडिमेंट को काउंट नहीं करते। इस कारण हमने कहा था इस प्रोजेक्ट को यहाँ बनाना संभव नहीं है, स्क्रैप अप हो गया था प्रोजेक्ट, मतलब रोक दिया गया था प्रोजेक्ट। अब आप कह रहे हैं कि आपने टनल 4 किलोमीटर तपोवन से खोद दी है, आपने सेलंग से 3 किलोमीटर खोद दी है, एक डैमेज आप ऑलरेडी क्रिएट कर चुके हैं। मेरा अगर एज ए जियोलॉजिस्ट की भाषा में अगर इसको कहूं तो ये इरिवर्सिबल डैमेज आप क्रिएट कर चुके हैं। सिर्फ बंद करना एक आश्वासन है मेरे तरफ से, भी लगता है हमको इसको रिक्लेम करने की आवश्यकता है। डॉक्टर जुयाल, ये होगा कैसे आगे समाधान की अगर बात करें? वही मैं कह रहा हूं कि जैसे लोहारी नागपाला का प्रोजेक्ट जब स्क्रैप ऑफ हुआ तो उसकी जो टनल्स थी उसके लिए 1 सम करोड़ रुपए दिए गए कि उस टनल को फिर से आप बंद कीजिए। प्रोजेक्ट हैज टू बी स्क्रैप्ड आउट। ये प्रोजेक्ट नहीं सस्टेन कर सकता इस पर्टिकुलर टेरेन के अंदर में। आज इनको आश्वासन देने के लिए तो कह देंगे हमने रोक दिया। बाईपास रोड की जहां तक बात है, इसके लिए हमने काफी बड़ा विरोध भी किया था जब हम इसके रोड की कमेटी में, एचपीसी कमेटी में थे। हमने कहा इसके नीचे आप बाईपास मत बनाइए, जबकि वहां पे हार्ड रॉक थी। उसके बावजूद भी हमने कहा कि जब तक आप इसका जियो टेक्निकल फिजिबिलिटी हमको नहीं देते, इसको आप नहीं बनाएंगे। उन्होंने ओवररूल कर दिया। बहुगुणा जी कुछ सवाल पूछना चाहते हैं? डॉक्टर जुयाल, मैं ये पूछना चाह रहा था कि इस पूरे इलाके में भूकंप का डर लगातार बना रहता है। आज भी एक भूकंप आया, हालांकि उस इलाके में केंद्र नहीं था, लेकिन लगातार चमोली का भूकंप सब जानते हैं, हर कुछ दिन बाद एक बहुत छोटा सा भूकंप आता है। भूकंप के लिहाज से भी हिमालय बहुत संवेदनशील है। हम एक एनिमेशन के जरिए भी दिखाएंगे कि हिमालय कैसे बना और कैसे इस इलाके में कई फॉल्ट्स हैं, किस तरह से हिमालय का फॉर्मेशन हुआ जब एशियन प्लेट जो है वो यूरेशियन प्लेट से टकराई, इंडियन प्लेट।
और उसके बाद जो एक तरह से दोनों के टकराने से हिमालय ऊपर उठा है, उसके कारण ये ऊंचाई है। और आज भी ये इलाका लगातार ऊंचा हो रहा है, लगातार इसके नीचे भूगर्भीय गतिविधियां हो रही हैं। हाँ, तो जहां तक देखिए, अगर आप भूकंप की बात करते हैं और भूकंप से आप परियोजना की बात मुझसे करेंगे तो मैं कहूंगा परियोजनाएं जो बनी हैं उनको कुछ नहीं होने वाला। लेकिन मकानों के लिए तो दिक्कत है। एग्जैक्टली जो मकान हमारे जो हम कहते हैं ना कि हमारा ट्रेडिशनल जो आर्किटेक्चर था, जो आपने भी बताया, उस आर्किटेक्चर को हम डिफे कर चुके हैं। 1991 का उत्तरकाशी अर्थक्वेक आप लीजिएगा तो उत्तरकाशी अर्थक्वेक के दरमियान उत्तरकाशी में भयानक तबाही मची। लेकिन रैथल एक गांव है जहां 5 मंजिल का मकान है, लकड़ी और पत्थर से बना हुआ, उसको कुछ नहीं हुआ। उस मकान की मैंने रेडियो कार्बन डेटिंग भी कराई थी, उसकी उम्र निकली थी 420 साल। तो 420 साल जो मकान खड़ा है, इस टेक्नोलॉजी को हमने इंप्लीमेंट नहीं किया है। अब सवाल ही खड़ा था कौन करेगा इसको। मुझे दुख इस बात का होता है ना कि ये वी आर नॉट डिस्कवरिंग द व्हील, एवरीथिंग इज नॉन। मिश्रा कमेटी की जो रिपोर्ट है, उससे ज्यादा अब आपको कौन सा विज्ञान चाहिए जोशीमठ को बचाने के लिए। वो हमको चाहिए इस वक्त कि इंप्लीमेंट जमीन पे कौन करे, और जो व्यवस्था उसको इंप्लीमेंट जमीन पे करती है, वो जो व्यवस्था है आज पूरी की तरह से खोखली है। मुझे कहने में कोई सोच नहीं है। एक सवाल मैं और पूछना चाहूंगा, आज भी जो भूकंप आया है लगातार डराता है कि एक सेंट्रल साइज्मिक गैप है हिमालय में, इसी इलाके के आसपास पूरा उत्तराखंड गढ़वाल हिमालय जो है, ये भी एक चिंता की बात है कि इस तरह की बसावट नहीं होनी चाहिए। पहले तो ऐसा आबादी का बोझ नहीं होना चाहिए, भवन निर्माण शैली ठीक होनी चाहिए, बड़ी परियोजनाएं नहीं बननी चाहिए। इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, तो ये तो मैं आपकी बात से सहमत हूँ। जैसे अतुल भाई अच्छी तरह से इस बात को जानते हैं कि कौन इनका निर्माण की अनुमति कौन दे रहा है। आम आदमी तो नहीं। आम आदमी को जब तक सरकार से अनुमति नहीं मिलेगी कोई बनाएगा नहीं। मैं छोटा सा डायग्रेशन देता हूँ आपको कि जब केदारनाथ डिजास्टर हुआ, हम आपके साथ थे वहां पे, हमने कहा कि यहाँ इस केदारनाथ में अब आप आरसीसी के स्ट्रक्चर मत बनाइए, क्योंकि जो मलबा आया है वो 5 से 10 मीटर ठीक मलबा है, इसमें स्टेबिलिटी नहीं होगी। हुआ क्या नतीजा? अब जाके जमीन पे जाके देख के आइए। कहने का तात्पर्य मेरे कि देयर इज एनफ साइंस वी हैव गॉट विद अस। What we lack is the implementing the science of the ground. That is one component. And second component जो है कि जो हमारे सरकारी वैज्ञानिक हैं, मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, उनको अपना फर्ज और अपनी ईमानदारी को अभिव्यक्त करना पड़ेगा बिना डरे हुए। नहीं तो आज जो स्थिति हमने उत्तराखंड के हिमालय की कर दी है, वो हमारी अपनी कमजोरी की वजह से। जब सरकार में होता है मैं कुछ और बोलता हूं, जब सरकार के बाहर आता है मैं कुछ और बोलता हूं। जब तक हम इसको नहीं मतलब जब तक इससे हम उभर के नहीं आएंगे, ये त्रासदी होती रहेगी। आज जोशीमठ इज सिटिंग ऑन अ टाइम बॉम्ब। डेफिनेटली यस, टाइम बॉम्ब में बैठा हुआ जोशीमठ है, लेकिन जोशीमठ के अलावा दूसरा जो शहर है वो टाइम बॉम्ब में बैठा हुआ वो गोपेश्वर है, चमोली का जो हेडक्वार्टर बैठा हुआ है। हम उसको नहीं देख रहे हैं। हमने आज तक ये पता नहीं कर सके हम लोग कि बरनावर पर्वत जो दिन में टूटा, बिना बारिश के टूटा, वो टूटा क्यों? हमने टनल बना दी, उससे उसको बाईपास कर दिया हमने उसको लेकर के। तो सवाल मेरा ये कहने का इस वक्त ये है कि आज जो जोशीमठ में हो रहा है, उस जोशीमठ में जो डेफिनेटली जिनका विकास के रूप में हम उस इलाके में घुसे, चाहे वो टनल का कार्यक्रम हो, चाहे रोड वाइडनिंग का कार्यक्रम हो, इसने उसकी त्रासदी को जरूर बढ़ाया होगा। लेकिन एज ए साइंटिस्ट somebody may ask me this question, what proof you have got? I have no proof। मैं तो आपको एक सर्कुलर आर्गुमेंट दे रहा हूं। जैसे आपने पानी की बात किया, अभी जो पानी का रिसाव आ रहा है, हम स्पेकुलेट कर रहे हैं कि तपोवन से मलबा और पानी घुसा होगा जो टनल के अंदर फंसा हुआ था, और आज वो पानी रिस रहा है। पर somebody में आस्क मी कि जब 4 किलोमीटर तक की टनल बनी है और जोशीमठ तो उसके आगे है, तो ये पानी आ कहां से रहा है? उसके लिए हमको वास्तव में जो अभी टीम आएगी, सरकार जो टीम देगी, उसमें करना पड़ेगा। बात की ईमानदारी से तो कहें कि हो क्या रहा है उसके अंदर। बिल्कुल, ये एक सबसे बड़ी बात है। और ज्यादा बड़ी बात यह, आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, समय खत्म हो गया है, कि सरकार पहले माने कि एक दिक्कत है, क्योंकि जब आप मानेंगे दिक्कत तब आप उससे जुड़ी हुई कार्रवाई करेंगे। अगर आप मानेंगे ही नहीं या बीच बचाव करने की कोशिश करेंगे कि अच्छा, या खाना पूर्ति करने की कोशिश करेंगे, तो आप ये जान लीजिए कि आज लोग एक शहर को थोड़ा सा धंसते हुए देख रहे हैं, कल कोई भी और बड़ी त्रासदी आ सकती है। चेत जाइए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, खबरों की खबर जारी रहेगी। तो खबरों की खबर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। अब देश भर में जैन समाज के चल रहे आंदोलन
के आगे आखिरकार केंद्र सरकार को झुकना पड़ा। सरकार ने एक अधिसूचना जारी करके यह बताया है कि जैन समाज के सबसे पवित्र स्थल श्री समेत शिखर जी पर अब कोई ना तो पर्यटन होगा और ना ही इको टूरिज्म चलेगा। राज्य सरकार को इस पूरे इलाके में शराब, मांसाहारी या किसी तरह के शोर शराबे पर पूरी तरीके से प्रतिबंध सुनिश्चित करने कहे गए हैं। झारखंड के गिरिडीह में मौन जुलूस। ऐसे प्रदर्शन बीते कुछ दिनों से देश भर में चलते रहे। एक ही मांग कि पारसनाथ के समेत शिखर को पर्यटन स्थल न बनाएं। समेत शिखर जी हमारा है, हमें समेत शिखर जी हमें मिलना चाहिए। टूरिस्ट प्लेस आगे विजिट करेंगे तो वो हमारे लिए वो दुख की बात होगी। तो हमें हमारा जैन मंदिर हमारे कंट्रोल में चाहिए। समेत शिखर तीर्थ क्षेत्र को पवित्र तीर्थ क्षेत्र ही रहने दिया जाए, इसमें इसको पर्यटन स्थल नहीं बना जाए, नहीं तो यहाँ मांस मदिरा सब चलने लगेगा। गुरुवार को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव को एक पत्र लिखकर कहा कि केंद्र सरकार जैन समाज की भावनाओं का ख्याल रखते हुए अपनी अधिसूचना पर फिर से विचार करे। केंद्रीय पर्यटन मंत्री ने इस बीच सफाई भी दे डाली। हर समुदाय का सेंटिमेंट रेस्पेक्ट करना हमारा मोदी सरकार जी का लक्ष्य है। इसलिए मैं जैन समाज जी से अनुरोध करता हूँ, टूरिज्म डिपार्टमेंट हो, केंद्र सरकार हो, हम पूरा रिस्पेक्ट करेंगे। कोई भी सेंटिमेंट हट करने का हो, उस पवित्र स्थान को अपवित्र करने का हो, कुछ भी होगा नहीं। इससे पहले मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने आरोप लगाया कि जैन समुदाय के आक्रोश के लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार है। षड्यंत्र के तहत आप जैन समुदाय के पुराने तीर्थ स्थान को बर्बाद करना चाहते हैं, तबाह करना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ इस कदम के खिलाफ जेएमएम और कांग्रेस स्पष्ट तौर पे अपना मंतव्य दे चुके हैं। अब केंद्र सरकार को चाहिए कि इस नोटिफिकेशन को तुरंत वापस लें। वहीं केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने जैन समाज के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात के फौरन बाद एक अधिसूचना जारी कर उनकी प्रमुख मांग को मानते हुए साफ कर दिया कि 2019 की अधिसूचना का वो हिस्सा हटेगा जिसमें इस क्षेत्र को पर्यटन या इको पर्यटन से जोड़ने की बात कही गई है। पर्यटन या इको टूरिज्म पर फौरन रोक लगाई जाए। पारसनाथ समेत शिखर की निगरानी के लिए समिति बने, इसमें जैन समुदाय के 2 सदस्य शामिल हों, स्थानीय जनजातीय समुदाय से 1 सदस्य हो। झारखंड सरकार इसके लिए जरूरी कदम तत्काल उठाए। पारसनाथ समेत शिखर क्षेत्र को पर्यटन स्थल के तौर पर विकसित करने की अधिसूचना 2019 की थी। सरकार ने अगर इसे वापस लेने में इतना वक्त न लगाया होता तो बेहद शांत माना जाने वाला जैन समुदाय सड़क पर ही नहीं आता। वैसे इस मामले ने ये बताया है कि किसी भी स्थल को पर्यटन स्थल के तौर पर विकसित करने का उत्साह दिखाने से पहले सरकार अगर स्थानीय परंपराओं और मान्यताओं का भी ख्याल रखे तो ऐसी नौबत ही न आए। गिरिडीह से मनीष कुमार और नई दिल्ली में कादम्बनी शर्मा के साथ उमाशंकर सिंह, एनडीटीवी इंडिया।